बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस की आज दूसरी समाअत थी। गुज़िश्ता रोज़ भी हुई और हमने अपने वीलॉग में बताया था कि वो किस तरीके से एक इख्तलाफी नोट जो था वो अक्सरियती नोट बनकर आया, और उसी लिहाज से आज ये गुमान किया जा रहा था कि आज की जो समाअत होगी उसमें ये 4 और 3 जजों की अक्सरियत वाली रेशो जो था, ये इस मामले पर ये मामला जो है वो बहुत हॉट केक बनकर उठेगा। लेकिन हुआ क्या इसमें, ये हम जानेंगे अदील सरफराज से और उनसे जो फर्दर डिटेल्स हैं वो जानेंगे। अदील, इसी पॉइंट पे डायरेक्ट आ जाइए कि हम तो ये समझ रहे थे कि जनाब वो क्या है गालिब का शेर के उड़ेंगी परख से। एनीवेज शुरू कीजिए। आज तो ज़्यादा रेलेवेंट है वो चीफ साहब अगर कहें कि बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे। हाँ, वो भी रेलेवेंट है। आज बुनियादी तौर पे कामरान साहब हुआ ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो नए ही अपॉइंटी हैं, कल ही आए हैं, मंसूर उस्मान अवान, वो आज समाअत के आगाज़ पर ही रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने पहले तो चीफ जस्टिस ने ज़रा उनको वेलकम कहा, ज़रा आपको पता है कर्टसी में होता है, कर्टसी में, और उनसे इस तवक्को का इजहार किया कि वो अदालत की दुरुस्त अंदाज में, मुनासिब अंदाज में मुआवनत करेंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर। बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। ये दलाइल भी नहीं थे, ये बेसिकली एक इंट्रो था, क्योंकि दलाइल पहले अली ज़फ़र ने देना थे। ठीक है। उन्होंने जो बुनियादी सवाल उठाया, एक तो उन्होंने सवाल उठाया कि जो पहले उस सवाल पे ये आ जाते हैं 3 और 2 और 4 और 3, जो कल हम बहस कर रहे थे, 2 फाजिल जजेस का जो एक नया फैसला आया है, कोई उसको इख्तलाफी नोट का नाम दे रहा है, कोई इजाफी नोट का नाम दे रहा है, कोई फैसले का नाम दे रहा है। इसी बुनियाद पे गुमान ये किया जा रहा था कि जी वो गालिब वाली बात, मुझे शेर याद आ गया कि वो देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। बिल्कुल। और हुआ ये कि यहाँ पर आज तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही कि फ़ैसला, क्योंकि कल 2 फाजिल जजेस की जानिब से ये राय आई है कि वो फ़ैसला दरअसल 4-3 से था, तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी सवाल उठता है कि कैसे अदालत इस केस को टेकअप कर सकती है जिस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, सदर ने तारीख दी और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया और फिर वापस हुआ और उसको चैलेंज किया गया। तो जब बेस ही वहाँ से ख़राब हो जाए, जब उसकी ही लीगल बाइंडिंग ना हो, तो मैं उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करना चाहूँगा। तो अभी इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बात आज वाज़े की, जो कल भी हमने कही थी कि चीफ़ जस्टिस ने कल ही एक चीज़ वाज़े कर दी थी कि ये जो अदालती फ़ैसला है उसकी हुक्म अदूली या उस पर अमल दरामद ना होना, वो सिर्फ़ एक पहलू है। इस केस के अंदर बुनियादी तौर पर सवाल तो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन बतौर एक आइनी इदारे के उसके पास ये इख्तियार या इतनी पावर्स हैं कि वो इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको तब्दील कर दे या उसकी जो तारीख है वो इतनी आगे बढ़ा दे। तो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ने जो कल बात की, आज भी उन्होंने नर्म अंदाज में, नर्म लहजे में वही दोहराई। और एक मौके पर जब मामला थोड़ा सा दिलचस्प हुआ, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि आथर हैं कल वाले उस फैसले के, आथर इन मीन्स के जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ उन्होंने उसके जस्टिस मंसूर अली शाह के लिखे गए उस फैसले को इंडोर्स किया है, उस पर दस्तखत किए हैं। वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब 3-2 या 4-3 को छोड़ दें, वो हमारा अंदरूनी मामला है। अच्छा, आप आएँ बुनियादी सवाल पर, जो आपके सामने ये सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख को इतना आगे बढ़ा सकता है। आप हमें इन सवालात पर मुतमईन करें और हमारी मुआवनत करें, अदालत की असिस्टेंस करें। जिस पर चीफ जस्टिस जो उनकी दाईं जानिब बैठे थे, हेड कर रहे थे बेंच को, उन्होंने हल्की सी जुम्बश दी अपनी गर्दन को और मुस्कुरा कर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को देखा। और गैर मुतवक्के, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये जुमला था जिसको हम जब लिख रहे थे तो हम भी सोच रहे थे ये क्या बोल रहे हैं। तो कल इन्होंने लिखा कुछ, बिल्कुल, आज वो कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मामला है। तो खैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि आई फील सो ग्रेटफुल फॉर माई लॉर्ड्स क्लैरिफिकेशन, ही पुट्स इट सो ब्लंटली एंड थैंक यू वेरी मच माई लॉर्ड। यहाँ पर उनका चीफ जस्टिस का बुनियादी तौर पर ये कहने का मकसद था कि मैं बड़ा एहसानमंद हूँ, ममनून हूँ मोज़ेज़ जज साहब का, मेरे साथी जज का, जिन्होंने बड़ा
दो टोक अंदाज में इस बात को अब वजाहत इसकी कर दी है और जो है दो टोक अंदाज में की है। और उन्होंने ये भी आखिर में कहा कि मैं फाजिल जज का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके दरमियान एक जो आप कह सकते हैं मुस्कुराहट का तबादला भी हुआ दोनों जजेस के दरमियान। और एक हमारे लिए ये एक बतौर कोर्ट रिपोर्टर मुझे ये चीज़ पॉजिटिव इस वजह से लगी कि कल मैं आप या दीगर जितने भी हमारे इस्लामाबाद की जर्नलिस्ट कम्युनिटी है जो इस प्रोसीडिंग को कवर कर रही है, उन सब का बुनियादी सवाल यही था, या जो बुनियादी हमारी कल से एक बहस थी वो यही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो बंद कमरों में होने वाली लड़ाई थी वो कमरा अदालत तक पहुंच चुकी है और मंजर आम पर आ चुकी है। और अब हर चीज़ खुल्लम खुल्ला हो रही है, दस्तो गिरबां इस तरह लग रहा है कि हो रहे हैं जजेस। और उस सारी सूरत हाल में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से इस तरह का एक अगर जस्टिस शो किया जाता है अपने चीफ जस्टिस को, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने ना सिर्फ जस्टिस शो किया है बल्कि अपने चीफ को रेस्क्यू किया है रियासती वकील के सामने। उन्होंने ये कहा है कि शायद अटॉर्नी जनरल साहब उनको इस्तेमाल कर सकेंगे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के कल वाले फैसले को आज चीफ जस्टिस के अगेंस्ट या बेंच के ऊपर बात ही ना करें। उन्होंने उनको रोक दिया, जो कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक अगर इदारे को देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव साइन है और हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अच्छा अदील, ये इसी बात पे आज आपने ही ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था ये वाला मामला, और नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि इस मामले पे ये कहा गया कि शायद ये एक र्यूमर फैला दी गई जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके दरमियान भी कि जी ये चीज़ जो है मिस रिपोर्ट हुई है। यानी ये वाले जो जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो ये जो उनका कहना था कि जी ये हमारे घर का मामला है कि ये 3-4 है या 2-3 है, तो वो ये कहा गया कि ये मिस रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन उस पर जिसने ये केस रिपोर्ट किया, जिसने ये चीज़ रिपोर्ट की, वो इस वक्त आपके सामने है। और अदील क्या हुआ था, किसने एतराज़ किया था इसके ऊपर? अच्छा, अब बुनियादी तौर पे हुआ ये कि हम कमरा अदालत में मौजूद थे, आप थक जाएंगे। हम कमरा अदालत में मौजूद थे, हमने जब नोट किया ये तो मैं फौरी तौर पर बाहर भागा क्योंकि मुझे ये लगा कि रूटीन के टिकट्स तो हम लोग फाइल करते हैं, ये गैर मामूली एक इम्पोर्टेंस की चीज़ थी। और पूरा केस अब कल से तो पूरा केस इसी एक आस्पेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा था, 4-3 और 2 बिल्कुल 2-3। तो उसमें मुझे इसकी इंपॉर्टेंस ज़रा लगी तो मैं जल्दी से आया, मैंने टिकट्स फाइल किए अपने ऑफिशियल ग्रुप में और साथ ही मैंने एक ट्वीट भी कर दिया। और जो ही मैं ट्वीट किया मैं वापस कमरा अदालत में चला गया और कुछ नोट्स मज़ीद लिए क्योंकि समाअत मुसलसल हो रही थी। उसके बाद फिर कुछ अहम आया तो मैं जैसे ही बाहर जाने लगा तो हमारे एक दोस्त हैं GTV में एंकर हैं, कंबर जैदी, आपके भी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार ये बात जो आपने ट्वीट की है ये हुई है एक्चुअल में। मैंने कहा फिर मैं अगर नहीं हुई होती तो मैं ट्वीट क्यों करता या मैं ख़बर क्यों फ़ाइल करता। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो बाहर इस वक्त कमरा अदालत के मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि अदील ने जो रिपोर्ट किया है ये न सिर्फ गलत रिपोर्ट किया है बल्कि ये फेक रिपोर्टिंग है और मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था। मैं जो ही कमरा अदालत के बाहर कंबर के साथ निकला तो हमारे सामने कुछ साथी हमारे मौजूद थे जिनमें फैसल चौधरी भी हैं, आपके दोस्त फवाद चौधरी साहब के भाई PTI के, और उसके साथ मतीउल्लाह जान साहब थे, ज़ुबैर साहब थे, उर्दू से बशीर चौधरी साहब, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट थे। तो उन सब क्योंकि ख़बर एक बड़ी थी और अचानक से एक चीज़ इस तरह की आ जाना, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह नहीं होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा देखें ये बात मैंने सुनी है। तो मतीउल्लाह जान साहब क्योंकि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स बता दें। तो मैंने अपनी डायरी खोली और उस डायरी के अंदर जो लिखा था मैंने एग्जैक्टली मतीउल्लाह भाई को वो बता दिया पढ़ के कि इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कह रहे हैं इट्स आर इंटरनल मैटर, लीव इट बी, और नीचे जमाल भी लिखा हुआ है। तो मती भाई बीइंग अ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वो तसल्ली हो गई, उनको इस बात की समझ आई, उन्होंने कहा कि दुरुस्त कह रहा है। फिर उन्होंने 2-3 सीनियर मजीद जो हैं उनसे काउंटर चेक भी किया जिनमें अब्दुल कयूम सिद्दीकी हैं, हसनात मलिक हैं, नासिर इकबाल हैं, आपके सारे पुराने कुलीग्स। उन्होंने भी इस बात को माना कि ये बिल्कुल बात हुई है कमरा अदालत में। कोई जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा अदिल, मैं अगर ये पूछूं कि वो आप ये कह रहे हैं कि जी शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जज साहिबान ने ये कहा होगा, मैं अगर ये कहूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक ख्वाहिश भी होती है कि हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हुआ हो? अच्छा, ये मैं अक्सर अपने बारे में कहता हूँ कि मैं जब कोई तबसरा करता हूँ तो ये मेरा ख्वाहिश पे मबनी तबसरा है, लेकिन मैं यहाँ पे अब फिंगर्स पॉइंट नहीं करूँगा क्योंकि हम सब दोस्त हैं वहाँ पर कमरा अदालत में मौजूद जितने भी साथी हम रिपोर्ट कर रहे हैं कई सालों से, हम सब दोस्त हैं, इकट्ठे एक जगह पे उठते बैठते हैं। हमारे एक दोस्त हैं वहीद मुराद साहब, उन्हें जब ये ख़बर मिली कि इस तरह की ख़बर ट्वीट हुई है या रिपोर्ट हुई है, उन्हें लगा कि ये नहीं हुआ कमरा अदालत में और वो नीचे आए
और उन्होंने एक वीलॉग जल्दी से रिकॉर्ड किया ट्विटर के लिए या फेसबुक के लिए, और उस पर उन्होंने कह दिया कि ये ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो यहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो उनका वीलॉग नहीं सुन सका, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिन रिपोर्टर्स ने ये वीलॉग, ये ट्वीट या ये ख़बर दी है, वो बुनियादी तौर पर एक सियासी जमात के नुमाइंदा हैं। मेरे लिए ये काफ़ी वाबस्ता है। मेरे लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं तो हमेशा से अपने आप को कोशिश करता हूँ भाई किसी एक साइड पे ना रहूँ, मैं तो जो मेरे सामने चीज़ आती है उसको रिपोर्ट करता हूँ। और मुझे सरप्राइज़ भी थोड़ा सा मैं हुआ, और मुझे शौक भी लगा कि हमारे अपने ही दोस्त जो हैं वो हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैर ये तो एनीवेज अच्छा अदील, इसके अलावा आज का अगर ये मुख्तसर तरीन देखा, वो तो उन्होंने कह दिया कि जी हमने सिर्फ ये देखना है कि जी इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल था या नहीं था कि वो इलेक्शन की डेट से छेड़खानी करते, उसे आगे लेके जाते या नहीं जाते। एक वो जब ये बात हो रही थी, अली ज़फ़र ने ये कहा था, गालिबन अली ज़फ़र ने ये कहा था कि जो इन्होंने हुकूमत ने पैसे देने से भी इनकार किया है, तो उसके ऊपर 20 अरब रुपए के ऊपर चीफ जस्टिस ने कोई तजवीज़ भी दी थी कि जी ये कौन सा मुश्किल काम है, हमारी तनख्वाहों से काट लो। ऐसी क्या बात हुई? बिल्कुल इस तरह का हुआ था। चीफ जस्टिस ने कहा, जब उनकी जानिब से ये कहा गया कि 20 अरब रुपए मुकम्मल दरकार है इंतखाबात के लिए, तो उन्होंने कहा जो वो आपके जस्टिस मुनीब अख्तर है, उन्होंने कहा तो ये तो पॉकेट चेंज है। अगर देखा जाए एक पाकिस्तान एक मुल्क है, एक रियासत है, उसके लिए तो ये पॉकेट चेंज है 20 अरब रुपए। साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि ये देखें ये इतने पैसे हैं, अगर इस तरह के हालात हैं कि हम लोग मुश्किल में हैं, ऑस्टेरिटी की बातें हो रही हैं, तो क्यों ना हमारी जो तनख्वाहें हैं, हम भी तो जो रियासती ख़जाना है वहाँ से ही तनख्वाहें ले रहे हैं, तो हमारी तनख्वाहों पर कट लग जाए और हम लोग अपना हिस्सा इसमें डालें। इसी तरह तमाम लोग अपना हिस्सा डालें। हमारी से क्या मुराद थी उनकी? जजेस की अपनी बात, जजेस की तनख्वाहों से 20 अरब रुपए कहाँ निकलेंगे? नहीं, उन्होंने जजेस की बात ये की कि हमारी तनख्वाहें हैं उनसे काट लें, और एक मिसाल कोट किया कि हुकूमत के पास बहुत से रास्ते होते हैं। बिल्कुल, हुकूमत के पास बहुत से रास्ते होते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं, जो 20 अरब रुपए बना सकते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कट करें ना। उनका बुनियादी तौर पर ये था एक्सपेंडिचर्स को कट करें, जो शाहाना किस्म के अखराजात किए जाते हैं उनको कम करें। साथ उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक बड़े मज़े की बात की, उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ रहा था कि शायद जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने पता नहीं कितने लाख लैपटॉप्स, 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम करने का कहा, और वो तकरीबन 10 अरब रुपए का तो वो प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए पैसे उसके लिए पैसे किधर से आएंगे? उनके लिए पैसे हैं। खैर हम इन तरफ नहीं जाते, लेकिन पिन पॉइंट वो ज़रूर करते रहे इस तरह की चीज़ें। और राइटली सो, जहाँ पर हुकूमत कह रही है कि हमने आवाम को रिलीफ देने के लिए 10 अरब रुपए लगाने हैं, वहाँ पर जो आइनी ज़िम्मेदारी है वो निभाने के लिए 20 अरब रुपए ये इनके पास क्यों नहीं है? वहाँ पर तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि हाँ या नहीं, वो तो आइनी ज़िम्मेदारी है, उसके लिए ये इस तरह की तावीलें पेश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अपने पोलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस तरह के एक्सपेंडिचर्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स, वो जो फवाद चौधरी हैं कमरा अदालत में खड़े हो गए, उन्होंने कहा देखें जी पता नहीं कितने अरब रुपये, 75 अरब रुपये तो ये लोग तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर अपने MNAs MPAs को दे रहे हैं जी। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर अब नज़र ये आ रहा है, जो तावीलें इलेक्शन कमीशन ने अपने उस फैसले में दी थी, जिनमें वो इतनी कमज़ोर, सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी सख्त बातें हुई, वर्ल्ड वार 2 की बात हुई, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा वर्ल्ड वार 2 के दौरान भी इंतखाबात हो गए थे, तो इस तरह की बातें, ज़ियाउल हक साहब की बात हुई, उनका जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद भी इंतखाबात हुए, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इंतखाबात हुए। तो उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी ट्रेजेडीज़, कैलेमिटीज़ हुई हैं, उस दौरान अगर इंतखाबात हो सकते हैं तो अब कौन सी क़यामत आ गई। और आज समाअत का जो इख्तिताम हुआ, आपकी वीडियो काफ़ी तवील हो गई है, आज की समाअत का जो इख्तिताम हुआ है वो एक बड़े अजीब से नोट पे हुआ है। आज चीफ जस्टिस ने खुद ही ये कह दिया है, अभी समाअत चल रही है, मामला कंक्लूड नहीं हुआ, उन्होंने एक बात कह दी है और ये वाज़ेह क्योंकि हो भी चुका है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ाने का ना कोई इख्तियार था, ना कोई जवाज़ था, और ना कोई आइनी, ना कोई कानूनी, और ना ही कोई रूल्स के अंदर उनके पास कोई इख्तियार, कोई जवाज़ था। और साथ ही जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है मंसूर अवान, वो रोस्टर पर मौजूद थे और उन्होंने चीफ जस्टिस की इस बात की तौसीक की, और साथ नहीं है बिल्कुल, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दानिश में शायद इलेक्शन कमीशन ने ये जो प्रेसिडेंट है ये लिया है 2008 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, जो इंतखाबात को 40 रोज़ के लिए डिले किया गया था, शायद इन्होंने वहाँ से उसको टेकअप किया है।
तो इट मीन्स कि अब नज़र तो आ रहा है कि केस किस जानिब जा रहा है। मसला ये होगा कि अब तमाम जब स्टेक होल्डर्स एक साइड पे होंगे और अदालत एक साइड पे होगी, तो मिडल ग्राउंड कौन सा होगा? जिस थ्रेश होल्ड की बात आज चीफ जस्टिस बार बार कर रहे हैं, वो थ्रेश होल्ड क्या होगा? ठीक है कौन सा एक मिडल ग्राउंड इसमें आएगा? अदील, अब ये कितना और चलेगा केस वैसे? सर जो अभी नज़र आ रहा है, आज देखें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो पटिशनर है, जो मेन पार्टी है, मेन फरीक है इस केस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है। और आज अटॉर्नी जनरल ने भी अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी पहली किस्त पूरी की है। अब कल जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अपने दलाइल देंगे, और उसके बाद जो एडवोकेट जनरल्स होंगे, और उसके बाद सियासी जमातों को भी सुना जाएगा। आज फ़ारूक एच नाइक भी पेश हुए, कामरान मुर्तज़ा भी, अकरम शेख भी। उन लोगों ने कहा कि हम सियासी जमातें स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बड़ी इस मुल्क में, तो हमें भी सुना जाए। तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है अगर इस हफ़्ते के एंड तक नहीं तो आइंदा हफ़्ते के शुरू में कंक्लूड हो जाएगा। ओके, थैंक यू अदील।